साथियों नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आपने फॉर्म भर दिया होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का और पूरी तरह से आप तैयारी में लग चुके होंगे। और अगर आपके लिए समस्या है जीके या जीएस, इसमें जो 30 प्रश्न जीएस के या जीके के आते हैं, अगर ये आपकी सफलता में बाधक है या इसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक रहा है तो आपकी चिंता खत्म है दोस्तों। और जीके में पढ़ा रहा हूँ, और अगर आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप UPHEC 2022 लिख के जो है इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए 8299226960। और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सीपी स्मार्ट क्लासेस के एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप गूगल प्ले स्टोर से जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। किसी भी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो जीके और जीएस की तैयारी के लिए दोस्तों कोर्स चल रहा है और कुछ ही क्लासेस हुई हैं जिसमें बहुत अच्छे तरीके से जीएस या जीके को कवर किया जा रहा है। तो इसमें जितने भी सेक्शन हैं, सारे सेक्शन को 1 बाय 1 क्लियर किया जा रहा है। आइए हम पढ़ते हैं आज की क्लास में। इसमें एक सेक्शन है भारतीय संस्कृति और इतिहास, जिसमें हमको नेशनल मूवमेंट के बारे में भी पढ़ना है। जो मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है ये भी इतिहास में आता है, और जो कल्चरल वाला पोर्शन है वो भी हमको इसमें देखना है। तो इसमें देखिए, आपको एंशिएंट और मेडुअल में खास तौर पे जो आपको फोकस करना है वो कल्चरल पोर्शन पे करना है, और मॉडर्न हिस्ट्री में नेशनल मूवमेंट से सवाल पूछे जाएंगे। तो आइए जो है हम देखते हैं अपनी क्लास। हम पढ़ते हैं भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, हमने एक वीडियो में इसके बारे में क्लास ली थी, तो जिसमें हमने ये देखा था कि इसके दो मुख्यतः स्रोत हैं। एक तो साहित्यिक स्रोत है और दूसरा क्या है, पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोतों में जब हम इसको डिटेल करेंगे तो साहित्यिक स्रोतों में दोस्तों धर्म ग्रंथों का स्थान सबसे पहले आता है। तो धर्म ग्रंथों में हमने देखा था कि वेद है, आरण्यक ग्रंथ है, उपनिषद है, पुराण है, संहिता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज हम देखेंगे कि भारतीय इतिहास जानने के स्रोत में जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें वेदों का क्या स्थान है। आज की क्लास में हम यही डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों हम देखते हैं कि किस तरह जो है वेदों का महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, भारतीय संस्कृति में जो हमारा टॉपिक दिया गया है, लिटरली भारतीय संस्कृति लिखा हुआ है, उसमें वैदिक कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वैदिक सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इसके अलावा भी और संस्कृतियों के बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो एक वैदिक संस्कृति से ही संबंधित ये वेद है। तो वेद में हम देखेंगे कि वेदों को क्या क्या कहा जाता है। देखिए, वेदों का एक नाम दोस्तों संहिता भी है, ठीक है, और इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन काल में ये धार्मिक, जो भी धार्मिक उपदेश थे, धार्मिक ग्रंथ थे, उनका गुरु जो है अपने शिष्यों को श्रवण कराते थे, और श्रुति परंपरा के आधार पर वो पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान चलता रहा, ठीक है, इसलिए इनको श्रुति भी कहा जाता है। अब देखिए, हम इसमें वेद में देखेंगे प्रमुख जो है 4 वेद हैं, ठीक है, कुल मिलाके 4 वेद हैं। प्रमुख वेद 3 हैं जिनको श्रुति भी जिनको वेद त्रयी भी कहा जाता है, ठीक है। जो पहला वेद है दोस्तों वो क्या है? ऋग्वेद है। दूसरा जो वेद है वो कौन सा है? यजुर्वेद है। जो तीसरा वेद है वो क्या है? सामवेद है। और जो चौथा वेद है वो क्या है? अथर्ववेद। इन चारों वेदों के बारे में आपको पढ़ना है।
आइए संक्षेप में जल्दी से हम देखते हैं, एक एक वेद को कंप्लीट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हमारा जो पहला वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बारे में मूल बातें जानेंगे, वो पॉइंट्स हम देखेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, सिर्फ उतनी बात करेंगे। जो पहला पॉइंट है ये है कि सबसे प्राचीन और प्रामाणिक वेद है। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है, मतलब आप ये समझिए कि ये जो है, इसमें जो डेटा दिया गया है, इसमें जो चीजें लिखी गई हैं, ये सारी चीजें सबसे प्राचीन भी है और ऑथेंटिक है, मतलब प्रामाणिक है। आर्यों के राजनीतिक इतिहास के बारे में इससे पता चलता है, उनकी संस्कृति के बारे में पता चलता है। और ध्यान दीजिएगा, इसका जो रचना काल है दोस्तों वो क्या है? इसका जो रचना काल है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। ठीक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब वेदों की बात हम करेंगे तो वेदों को दरअसल उनकी कुछ विशेषताओं में एक विशेषता ये भी है कि वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। मतलब अपौरुषेय का मतलब मनुष्य की सीमा से बाहर है। उन्हें अपौरुषेय और नित्य कहा जाता है, अर्थात किसी मनुष्य ने इनको नहीं लिखा और ये सतत बने हुए हैं। लेकिन अगर हम तथ्य के रूप में देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व लिखे गए। दूसरी बात क्या? वेदों के संकलनकर्ता किसे कहा जाता है? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को। ठीक है, तो ये वेदों की बातें हैं। यहां हमने ये क्लियर करने का प्रयास किया कि अगर रचना काल की बात करें तो आप ये जो है समय याद रखेंगे 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, और दूसरी बात, वेदों को जब हम देखते हैं इस कालक्रम के आधार पे तो आपको ये ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि जब हम वैदिक संस्कृति पढ़ेंगे साथियों तो उस समय हम देखेंगे कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था। जो पहला वैदिक काल था 1500 से 1000 ईसा पूर्व वाला, वो यही ऋग्वैदिक काल था। इसी काल में ऋग्वेद की रचना हुई। और बाद वाला जो काल है 1000 से 500 ईसा पूर्व वाला, वो क्या है? उत्तर वैदिक काल। उसमें अंतिम वेद अथर्ववेद की रचना हुई। ठीक है, तो वो हम चीजें देखेंगे जब हम वैदिक कल्चर पढ़ेंगे। इसमें देखिए इसका रचना काल कितना है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अब तीसरी बात जो हमें ऋग्वेद के बारे में देखनी है वो ये देखनी है कि ये कितने मंडल, सूक्त और किसमें विभाजित है? ऋचाओं में। ठीक है, इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। अब देखिए मंडल क्या है? मंडल से हम तात्पर्य लेंगे भाग का। जैसे आप चैप्टर पढ़ते हैं किसी पुस्तक में 11 अध्याय हैं, जैसे रामचरितमानस में आप पढ़ते हैं किष्किंधा कांड है, बाल कांड है, अरण्य कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है। उसी तरह आप समझ सकते हैं इस चीज को समझने के लिए। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त का मतलब हो गया ये सब टॉपिक हैं, और 10,462 ऋचाएं हैं। ये ऋचाएं क्या है दोस्तों, ये आपको जानना आवश्यक है। देखिए दरअसल ऋग्वेद है क्या? ऋग्वेद जो है ऋचाओं का संकलन है। ऋचाएं क्या होती हैं? श्लोक, जिनको हम श्लोक कहते हैं, मंत्र कहते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ऋचाएं कहते हैं। तो इसमें 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है, ऋग्वेद के बारे में ये चीजें हमने जान ली। और चौथी चीज जो हमें जाननी है, जो इसके पाठकर्ता होते थे, पाठकर्ता को क्या कहा जाता था? होत्री। ये शब्द ध्यान दीजिएगा, होत्री कहा जाता था। कहीं कहीं इसको होता भी लिखा गया है, किसी पुस्तक में, किन्हीं किन्हीं पुस्तक में इसको होता लिखा गया है। तो होता या होत्री आप समझ लीजिए कि जो इसका पाठ करते थे उनको होत्री या होता कहा जाता था। क्लियर हुआ? तो ऋग्वेद हम समझ लिए, ये सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। तो कुछ बातें इसकी और जान लेते हैं क्योंकि ये काफी प्रामाणिक है।
क्या जानेंगे? इसके महत्वपूर्ण मंडलों के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें हैं तो 10 मंडल, लेकिन कुछ मंडल काफी महत्वपूर्ण हैं। जैसे इसका जो तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल मतलब तीसरा पार्ट कह सकते हैं, तीसरा मंडल। ठीक है, तो तीसरे मंडल में क्या दिया गया है? आपने गायत्री मंत्र सुना होगा, गायत्री मंत्र से आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे दोस्तों। इसको लिखा किसने? विश्वामित्र ने। किसने लिखा? विश्वामित्र द्वारा रचित है ये गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र, ये गायत्री मंत्र कहाँ वर्णित है? ऋग्वेद में वर्णित है और तीसरे मंडल में वर्णित है। किसके द्वारा लिखा गया है? विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। सवाल ये सीधे सीधे पूछा है और ये भी फैक्ट पूछा गया है कि ये जो मंत्र है ये किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो ये सवित देवता को समर्पित है। सवित देवता, जिसको हम क्या कहेंगे? सूर्य देवता। अर्थात ये मंत्र जो है सूर्य देवता को समर्पित है। क्लियर हुआ? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र किसमें है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। क्लियर हुआ? तो ये आप इसी चीज से समझ सकते हैं कि ऋग्वेद कितना महत्वपूर्ण वेद है। और एक बात और आपने जो है आपने देखा है वर्णाश्रम व्यवस्था। ठीक है, वर्णों की एक व्यवस्था जिसमें हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजन करते हैं। जब हम ऋग्वेद के 10वें मंडल को देखते हैं, 10वें मंडल में आपने देखा मंडल, सूक्त और ऋचाएं, तो 1028 सूक्त है। उसमें जो है 10वें मंडल में एक सूक्त दिया है पुरुष सूक्त। क्या है वो? पुरुष सूक्त। इस पुरुष सूक्त में जो है 4 वर्णों का उल्लेख है। मतलब ये जो 4 वर्ण है, ये चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसमें लिखा गया है कि जो है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की, भुजाओं से क्षत्रिय की और जंघाओं से वैश्य की तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह वर्णाश्रम व्यवस्था जो कि कर्म पे आधारित थी, इसकी शुरुआत कर्म व्यवस्था से होती है। इस व्यवस्था का सबसे प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? ये मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। क्लियर हुआ? तो ये सीधे सवाल पूछे गए हैं कई बार, तो आपको वो चीज मैं बताऊंगा जो चीज जो है सीधे आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।